हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर जो इतिहास की क्लासेज हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इतिहास की क्लासेज टूवर्ड सक्सेस पर। मेरा नाम है अमित भाटी और मैं आपको यहाँ पर इतिहास के साथ साथ और भी जो जीके के वेरियस टॉपिक्स हैं उनको भी मैं यहाँ पर कवर करूँगा। लेकिन अभी मैं मुख्य रूप से यहाँ पर आपको इतिहास कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी इसको आप मगध से स्टार्ट हम करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको जुड़ने में इतिहास में हेल्प करेगा और इंटरेस्टिंग ये आपको काफ़ी बनाने वाला है। तो आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है इतिहास। तो इतिहास से हम यहाँ पर शुरू करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं राजनीतिक इतिहास से। इतिहास तो एंशियंट से स्टार्ट होता है, प्राचीन से, मानव के उदय से। लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ से मिडिल से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे एंशियंट को छोड़ते हुए, मानव का विकास को स्टार्ट ना करते हुए राजनीतिक इतिहास को हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। राइट। तो राजनीतिक इतिहास में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो 16 जनपद होते हैं उनकी बात करते हैं और धीरे धीरे कैसे विकास हुआ जनपदों का उसके संबंध में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे आज पूरा राजनीतिक इतिहास यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक इतिहास को हमने मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि आप बोर्ड पर पहले ना देखकर मेरी बातों को समझिए, उसके बाद में आप बोर्ड पे देखेंगे। अदरवाइज आप देखेंगे बोर्ड पे कि अगर बोर्ड से आप सीधा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, उससे आपको बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। फिर तो आपको ऐसा बुक पढ़ लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप मेरी बातों को पहले समझेंगे, उसके बाद आप बोर्ड पर देखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हमने राजनीतिक इतिहास को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा है ऋग्वेदिक, दूसरा है यहाँ पर उत्तर वैदिक, राइट। उसके बाद पूर्व मौर्य और उसके बाद यहाँ पर मौर्य। ये हमारा स्टार्टिंग हो रही है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऋग्वेदिक काल जो है, ऋग्वेदिक काल को अगर हम इसकी सन की बात करें तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक इसका समय माना गया है। तो इसका कितना समय है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, ठीक है। तो ये 1000 है, राइट, इसको करेक्ट करें 1000। 1000 के बाद में आप यहाँ देखते हैं ये हमारा जो उत्तर वैदिक काल है ये शुरुआत होती है। उत्तर वैदिक काल कब तक चलता है? ये चलता है आपका 600 बीसी तक, ठीक है। 600 बीसी के बाद में ये आता है आपका पूर्व मौर्य काल, और जो पूर्व मौर्य काल है वो चलता है आपका 300 बीसी तक, और ये लास्ट में आगे 185 बीसी तक ये चलता है, आगे कंटिन्यू रहता है। तो ये हमने सन के हिसाब से डिवाइड किया, राइट। अब यहाँ पर हम देखने वाली बात क्या है कि इनका जो विकास हुआ है ये बेसिकली अलग अलग चैप्टर हैं। ऋग्वेदिक काल को हम अलग से डिस्कस करेंगे, ऐसे ही उत्तर वैदिक काल को अलग से डिस्कस करेंगे। पूर्व मौर्य काल तो अब आगे आएगा ही, उसके बाद में मौर्य काल की बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो टॉपिक हम स्किप करने वाले हैं वो है ऋग्वेदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का, और अभी जो हम पढ़ेंगे वो महाजनपद से हमारी शुरुआत होगी और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे मौर्य काल की तरफ। फिर हम बाद में किसी अलग वीडियोस के अंदर जो ऋग्वेदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है इनको सेपरेट पढ़ेंगे। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। हम मेनली यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, महाजनपद से। अब इनका विकास कैसे कैसे हुआ थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आप जुड़ सके उससे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जनपद, महाजनपद, राजा, महाराजा, साम्राज्य कैसे बने हैं। तो ये शुरू में जो टर्म यूज होने लगी थी, जो शब्द यूज होते थे, पहले जन यूज होता था। ये बहुत ही कैटेगरी में बात करें क्षेत्रफल में बहुत ही छोटा होता था, सीमित होता था। तो जो उसका मुखिया होता था उसको हम बोलते थे गोपति। गोपति क्योंकि इनके पास में सबसे ज्यादा गायें होती थी और इसी वजह से इनको गोपति बोला जाने लगा, राइट। ये चीज क्लियर हुई। जन एक गांव टाइप का आप समझ सकते हैं, गांव के अंदर जो सबसे ज्यादा जिसके पास गाय होती थी ये माना जाता था ऋग्वेदिक काल में कि वो सबसे समृद्ध व्यक्ति है, सबसे ज्यादा अमीर है। उसी के बेसिस पर लोग उसकी सुनते थे, उसकी की बात मानते थे और उसको कहा जाता था गोपति। ये धीरे धीरे विकास ऐसे हुआ है। अब हम जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल के अंदर आते हैं, जो ये क्षेत्रफल है जन वाला ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसके अंदर जो गांवों की संख्या है वो बढ़ जाती है और इसको बोलते हैं जनपद। इसको बोला जाने लगा, जन को जनपद बोला जाने लगा। तो ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एकदम से ही साम्राज्य या महाजनपद नहीं हुए।
ठीक है, तो जनपद इसको बोला जाने लगा। और जो इसका बेसिस था, यहाँ पर हम देखते हैं कि गायों के जो सबसे ज्यादा गाय रखता था उसको सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती थी उस समय, और उसी को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पर गायों वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया, और यहाँ पर भूमि का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है उत्तर वैदिक काल के अंदर। यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो है भूमि का। यहाँ पर जिसके पास में सबसे ज्यादा भूमि है उसको सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी, और यहाँ पर उसको कहा जा भूपति। जिसके पास में सबसे ज्यादा जमीन उसका नाम भूपति, और उसी की यहाँ पर एक तरीके से समाज के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू, और वहाँ के जो जनपद है उसके यहाँ पर महाजनपद सॉरी जनपद में, तो जनपद का कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर था भूमि का पैमाना लिया इन लोगों ने और भूपति इसको बोला। इसके बाद हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, पूर्व मौर्य काल की हम बात करेंगे। पूर्व मौर्य काल के अंदर जनपद को महाजनपद कहा जाने लगा। इसके अंदर बहुत सारे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बना, और ऐसे 16 महाजनपदों का इतिहास मिलता है। उसके बारे में हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे अलग से। इनमें से मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे उभर कर सामने आने वाला जनपद रहा। तो सबसे जो हिस्ट्री है मैन हमारे वो मगध पर ही चलती रहती है, और बाकी जनपदों के बारे में इतनी खास जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मगध सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद रहा है। इसी के बारे में हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो महाजनपद का जो शासक हुआ करता था उसको हम यहाँ पर राजा के नाम से जानने लगे। तो देखते हैं भूपति से राजा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य के अंदर। मौर्य के अंदर महाजनपदों को मिलाकर बहुत बड़ा क्षेत्र सामने आया, और उसको नाम दिया गया साम्राज्य। तो साम्राज्य के जो शासक थे उनको बोला गया सम्राट। तो आप देखा होगा सम्राट अशोक में नाम में लगा हुआ होता है सम्राट अशोक, और अशोक किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सम्राट का कंसेप्ट कहाँ से आया, राजा के बाद में सम्राट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अब हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 जनपदों के बारे में, जो 16 महाजनपद हैं, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताए 16 महाजनपद, इनके बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है हमें। तो ये हमारे पास में जो पुस्तकें अवेलेबल हैं, ये 2 पुस्तकें हमारे पास में अवेलेबल हैं। इनसे हमें पता चलता है 16 महाजनपदों की जानकारी हमें ये 2 किताबें देती हैं। इनमें से जो प्रमुख है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये किसकी किताब है? ये बौद्ध धर्म की किताब है। बौद्ध लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं बौद्ध, ठीक है। ये बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है जिसके अंदर जानकारी दी गई है 16 जनपदों के बारे में। ऐसे ही एक दूसरी किताब है भगवती सूत्र, और ये किताब है जैन धर्म की। तो इसको आप याद रखिएगा, जैन धर्म की एक पुस्तक है जिसके अनुसार हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा कोई खास बनते नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा आपका कि 16 जनपदों के बारे में जो किस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है, और ऑप्शन में हमारे पास में क्या आता है? अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र, या दोनों, या इनमें से कोई एक दे देगा और आपसे पूछ लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। बाकी ये जो जानकारी मैंने आपको बताई कि जन से जनपद हुआ, महाजनपद हुआ, उसके बाद साम्राज्य हुआ, और कैसे भूपति को भूपति और फिर राजा और सम्राट कहा जाने लगा, ये सिर्फ आपको कनेक्टेड लिंक देगी ताकि आपको हिस्ट्री पढ़ने में और ज्यादा मजा आए। तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको एक बेसिकली बुनियाद यहाँ पर आप लोगों के लिए डाला है मगध पढ़ाने के लिए। अब मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मगध डिस्कस करूंगा। उसमें जो भी वंश रहे हैं प्रमुख, किस तरीके से तो स्टोरी फॉर्म में मैं आपको कन्वर्ट करने वाला हूँ सब कुछ। आपको नोट्स बनाने की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत ही कम नोट्स मैं आपको बनाऊंगा, और उसमें से सारी जो चीज़ें होंगी स्टोरी रूप में कवर करूंगा। तो बाकी आपको याद करने के कोई ऐसा कंसेप्ट मेरे पास है नहीं। एक बार आप अगर पढ़ लोगे तो उसी को आप याद रख लोगे, क्योंकि मैं जो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में होगी, कहानी के रूप में होगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने हिस्ट्री पढ़ी है। तो आपने ये सब चीज़ें कनेक्ट करी अपने माइंड में, कैसे कैसे आगे विकास हुआ है, उसी को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, आगे वीडियो में सीधा डिस्कस करेंगे हम मगध साम्राज्य को। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं आप मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।